और एक तरीका है कि हिंदुस्तान से जब तक आप नॉर्मल रिलेशंस नहीं करेंगे आपको आर्म्स रेस पे खर्चना ही पड़ेगा। तो द की टू दिस इज नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इंडिया। और महल इंडिया को भी सूट करता है कि वो अगर श्योर हो जाए कि इन केस ऑफ वॉर विद चाइना पाकिस्तान पंगा नहीं लेगा, तो वो बहुत खुशी से पाकिस्तान के साथ समझौता कर लेंगे। क्योंकि उनके डिफेंस एक्सपर्ट भी तो बताते हैं ना कि दो तरफ से अगर हमला हो तो बड़ा मुश्किल है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। पाकिस्तान कायम भी रह सकता है, पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकता है, लेकिन अकल कौन दिलाए इन्हें? अकल के अंधों को अकल कौन दिलाए? ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, लेकिन सर साथ साथ कई बार जो है पैसा आया पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो हम कह दें कि जी हमने वॉर ऑफ टेरर लड़ी है, जो कि हमने नहीं लड़ी, लेकिन ये कि पैसा तो हमने पकड़ा उसके नाम पर। तो वो बेशुमार कहा जाता है, बहुत डॉलर आए, बक्से भर भर के डॉलर आए, और वो जो कहते हैं जी दहशतगर्दी की जंग, वो पैसा कहाँ गया? वो उनके आप जाके चेक कर लेंगे किन खानदानों ने रैंच बनाए हैं और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में और पता नहीं कहां कहां प्रॉपर्टीज ली हैं, आपको पता लग जाएगा। एक कोई जनरल आसिम बाजवा का जिक्र तो हम सुन ही सके हैं, उसने कोई फूड चेन कहीं से पैदा कर लिया। दिस इज वन केस। यानी साहब को भी कहा जाता है, यानी साहब को बताते हैं उन्होंने कोई आइलैंड भी खरीद लिया है। और कियानी साहब का ओरिजिन तो ये था, ये जेसीओ के बेटे थे, यानी इनकी बैकग्राउंड में ये कोई बहुत बड़े जनरल की औलाद नहीं थे। आम रेगुलर जिस तरह हमारी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास होती है वहां से आए हैं, और जाते वक्त वो इतना ले गए हैं कि हद हो गई। ये शरीफ जो है, क्या नाम है उनका, रहील शरीफ जी, वो भी पता नहीं 95 एकड़ दे दी थी जमीन या 995 एकड़। आई डोंट नो द फिगर्स, बट फॉर व्हाट डिड ही डू? नथिंग वर्थवाइल। मैं उन पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, बट इतने ज्यादा एकड़ आप इन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास पहले ही इतने पर्क्स हैं, और पाकिस्तान का जो किसान है वो पिसा हुआ है, जो मेहनत कश है उसकी कोई बात सुनता नहीं है। गुर्बत ये, और अब ये जो इतना बड़ा फ्लड आ गया है, रोज मुझे अपना, मैंने कुछ लिखा भी है, लेकिन इस दफा आई एम मोर एंग्री देन सैड कि भाई ये है रिकरिंग फ्लड्स। ये ऐसे नहीं है कि 50 साल बाद आ गया, नोबडी वाज रेडी। ये तो कई सालों से रिपीट हो रहा है। व्हाट हैज द पाकिस्तान गवर्नमेंट डन टू प्रिपेयर द पीपल फॉर दैट? कुछ भी नहीं, जीरो। 1947 से जब से पाकिस्तान को क्रिएट किया गया, उसके बाद से हमने यही देखा है कि इकोनॉमी पाकिस्तान की संभल नहीं पाई, और अब तो यह हाल हो गया है कि आईएमएफ के बगैर चला ही नहीं जा सकता। तो आपके ख्याल से क्या हुआ, और ये जो पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक इकोनॉमी नहीं संभाली जा सकी, उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिडिल ईस्ट में हमारे कल्चरल रिलीजियस लिंक्स हैं। पाकिस्तान में हम साउथ एशिया की एंट्री पे बैठे हुए हैं, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। मैं रोज सुनता हूं हमारे सो कॉल्ड मिलिट्री एक्सपर्ट्स का, इसी को पीटते जाते हैं ऑल द टाइम, नॉट नोइंग कि इस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को आपने किस बुरी तरह क्या कहते हैं, मिसयूज बल्कि अब्यूज किया है, और आज हम एक मेजर डेट के नीचे आ गए हैं। एनी हाउ, उसमें पाकिस्तान को फिर अमेरिका के जरिए और वर्ल्ड बैंक की, क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो वही करता है ना जो अमेरिका बताता है उन्हें, पाकिस्तान को उसकी जो डेवलपमेंट पॉलिसीज थी उसमें बहुत पैसा वर्ल्ड बैंक से मिला। और 60s के अंदर, और ये पाकिस्तान की कंज्यूमर इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई, क्योंकि यहां पे तो कुछ नहीं था, हिंदुस्तान में तो था। वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कर रहे थे, बिरलाज एंड टाटाज एंड कुछ सम और, मगर मुसलमान जो थे वो बिग प्रोडक्शन में नहीं थे, वो कमर्शियल एक्टिविटीज में थे, या कानपुर में और कलकत्ता में छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी, मिल्स थी, बट नथिंग टू कंपेयर। तो उस पैसे से पाकिस्तान को एक हेड स्टार्ट मिला, ऐसा हेड स्टार्ट मिला कि वर्ल्ड बैंक ने एक अपना एक्सपर्ट भेजा, पापनेक, कि आप पाकिस्तान की डेवलपमेंट प्लान की असेसमेंट करें।
तो पापनेक की असेसमेंट ये थी कि पाकिस्तान की फिनोमिनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली नहीं हो रही, यानी अमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं, लेकिन बाय द वे इंडस्ट्री तो बन रही है, समझ गए आप। लेकिन उस हेड स्टार्ट को, और हिंदुस्तान क्योंकि शुरू से सोशलिस्ट मॉडल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि हैवी इंडस्ट्री लगाई जाए, जब हैवी इंडस्ट्री लगेगी तो बाकी इंडस्ट्रीज भी लगेंगी। हमने तो हैवी इंडस्ट्री लगाई नहीं ना। सोवियत यूनियन ने हमें ऑफर भी की थी कि हम आपको स्टील मिल लगा देते हैं 49 में, लेकिन आप हम अमेरिका के स्फीयर में जाना चाहते थे तो हमने तो वो लगाई नहीं अंटिल 71, जबकि महल भुट्टो साहब की हुकूमत आई थी, एज लेट एज दैट। तो खैर इंडिया की उस प्लानिंग में तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, बल्कि उनकी ग्रोथ 2.7 2.9 के करीब थी, पाकिस्तान की 5.3 थी। तो जो रिपोर्ट लिखी गई, उस रिपोर्ट के बाद आप जरा सुने, 3 जो आज के है ना एशियन टाइगर्स, ताइवान, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड आई थिंक मलेशिया, इन्होंने अपने यहां पे एक्सपर्ट भेजे कि भी देखे पाकिस्तान की ये क्या स्कीम है। वो यहां से आइडियाज लेके गए और एशियन टाइगर बन गए। हमने पंगा एक और ले लिया 65 वॉर में, और 65 के वॉर के बाद 17 दिन के बाद आज तक मेरे कानों में वो खबर है शकील अहमद की, जो न्यूज कास्टर थे, कि बिकॉज ऑफ द, ये उर्दू में थी कि ये 17 दिन की जंग के बाद जो खर्चा हुकूमत के ऊपर आया है उसमें एसेंशियल चीजों का और हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं, लेकिन मेरा सेंस तो है ना। मुझे लगता है कि उस दिन के बाद जो थी ना एक इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू प्रोडक्शन, वो उस तरह नहीं हुई। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी फ्लरिशिंग थी। इंडिया में लोग हमारे कपड़ा कहते थे यार आ रहे हो तो लेके आओ, और अब वो सारा वहां बांग्लादेश में चला गया है। अभी भी कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो इसको हेड स्टार्ट था उसके लिए इन्होंने ना इलेक्ट्रिसिटी पे जोर दिया, पावर वो डेवलप, हाँ, और उसके बाद मिलिटरिज्म, इंडिया के साथ आर्म्स रेस में जो खर्चा हुआ है इंडिया का भी हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपनी इकोनॉमी बढ़ाते गए हैं। 91 के बाद वो तो चाइना के बाद सबसे बड़े एशियन इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बन गए थे। तो अभी मैं सुन रहा था कि दे आर 5th और 6th इन द वर्ल्ड, और अगले 1-2 डेकेड्स के बाद दे विल बी इकोनॉमी नंबर 3 इन द वर्ल्ड। हम तो 10 टाइम्स छोटी इकोनॉमी अब हो गई है हमारी, और डेट जो है वो साथ साथ बढ़ती गई है, क्योंकि जब आप अपनी फाइनेंसेस को ही मैनेज नहीं कर सकते तो स्टेट को चलाने के लिए और डेट को वापस करने के लिए कहीं से तो पैसा लाना पड़ता है। तो हमने वो वर्ल्ड बैंक, IMF, कभी सऊदियों से, कभी चाइना से, चाइनीज डोंट गिव यू दैट एड। ये आप उनकी यारी जितनी भी आप कर लें, वो बाकी कम इन्वेस्टमेंट, ये वो उनका एक अपना मॉडल है, गुड और बैड। तो उसका नेट रिजल्ट ये हुआ है कि अब हम वी आर इन अ वेरी बैड शेप। अब मैं और क्या बताऊं आपको। लेकिन सर साथ साथ ये भी हमेशा से कहा जाता है, और कई लोग कहते हैं कि जी मिलिट्री बजट जो है, फौज का जो बजट है, वो भी पाकिस्तान ने हमेशा से बहुत ज्यादा रखा, और उसकी वजह यही बताई गई कि हमें भारत से बड़ा खतरा है। बार बार ये कह के हर बार जो है बजट बढ़ाया गया। एक रीजन ये भी दी जाती है कि ये भी कहा जाता है कि उसकी वजह से पैसे खाए गए, प्लॉट खरीदे गए, बाहर पैसा भेजा गया। क्या, कहां तक ये बात सच है? सब सच है। यानी अब तो सबने कहना शुरू कर दिया है। हम जरा डर के कहते थे, गैरिजन स्टेट किताब में मैंने ये शो भी किया था, लेकिन एकेडमिकली। लेकिन अब तो आप देख लें, सारे पॉलिटिशियंस, पहले वो नवाज शरीफ ने वहां से गालियां दी, बाद में इमरान खान ने तो हद ही कर दी है। तो ये तो वो लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कर रहे हैं कोशिश। हमारे जैसे एकेडमिक्स का क्या रोल है वहां पे? ये हमने तो, ये बिल्कुल सच है। लेकिन अभी भी एक गरीब मुल्क के लिए जो डिफेंस पे खर्च होता है वो बहुत बड़ा एक, वो क्या कहते हैं, लिमिटेड, वो क्या कहते हैं यार,
नेशनल स्केर्स रिसोर्सेज पे एक बहुत बड़ा ड्रेन है, यानी खींच लिया जाता है वो। उनकी लेकिन सर तनख्वाहें, उनकी सर तनख्वाहें, ना हाँ जी, आर्मी वालों की, उनकी पेंशन वो हमेशा बढ़ती रहती है यार। ये तो सच्ची बात है। लेकिन सर नवाज शरीफ या इमरान खान ने ये नहीं कहा कि बजट के ऊपर बात नहीं करते। वो तो हमेशा ये कहते हैं कि जी इनका इंटरफेरेंस है सियासत के अंदर और इनकी मर्जी से जो है वो गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं। ये बात अब सभी को पता है कि कौन लाता है और कौन ले जाता है। तो जी इन्होंने लेकिन बजट के ऊपर कोई एतराज नहीं उठाया। वैसे इनकी हिम्मत भी नहीं है कि ये वो बोल सके। जी, ना तो हिम्मत है, और इमरान खान के दौर में तो शायद वो और भी इसने जाके हेडक्वार्टर्स में अपने आप को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेते हुए दिखाया है और उस बजट को बढ़ाया है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, ये मैं कह रहा हूं, हमारा जो जाली लेफ्ट है ना, वो एक बड़ा कन्वीनियंट बात करता है। पॉलिटिशियंस तो ठीक थे, जमहूरियत थी, ये था वो था, आर्मी वालों ने आके सारा काम खराब किया है। आई सेड दिस इज अटर नॉनसेंस। पहले दिन से हमारे सियासतदानों ने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की जड़ें काटनी शुरू की, और इन लोगों की पूरी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। और अब तो ये है ना, देखो यार, बैलेंस ऑफ पावर में बहुत फर्क है स्टेट के अंदर। सारी दुनिया के अंदर आर्मी का, उसकी एस्टेब्लिशमेंट की राय ली जाती है। पेंटागन इज वेरी पावरफुल। हर मुल्क की फौज जो है उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। इंडिया के अंदर भी सियाचिन पे और हर इशू पे वो उनको उनकी राय लेते हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि उनकी आर्मी वालों की राय किसी मुल्क में कम इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये सिविलियन लीडरशिप कर रही होती है और उनके पास खासा स्कोप होता है कि वो इसको बैलेंस करें। अब तो इंडिया खैर बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है मिलिट्री पे, क्योंकि वो कहते हैं जी चाइना से थ्रेट है, व्हाटएवर। आई मीन, आई एम नॉट इनटू इंडिया टुडे, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान इज ऑलवेज ट्राइंग टू मैच द इंडियन सो कॉल्ड थ्रेट। देखें, अब देखें, कोई ऐसा थ्रेट नहीं है। सबको पता है कि जब से न्यूक्लियर वेपन्स दोनों साइड्स पे हैं तो वॉर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो अब तो आप कोई और तरीका ढूंढे ना। और एक तरीका है कि हिंदुस्तान से जब तक आप नॉर्मल रिलेशंस नहीं करेंगे, आपको आर्म्स रेस पे खर्चना ही पड़ेगा। तो द की टू दिस इज नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इंडिया। और महल इंडिया को भी सूट करता है कि वो अगर श्योर हो जाए कि इन केस ऑफ वॉर विद चाइना पाकिस्तान पंगा नहीं लेगा, तो वो बहुत खुशी से पाकिस्तान के साथ समझौता कर लेंगे। क्योंकि उनके डिफेंस एक्सपर्ट भी तो बताते हैं ना कि दो तरफ से अगर हमला हो तो बड़ा मुश्किल है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। पाकिस्तान कायम भी रह सकता है, पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकता है, लेकिन अकल कौन दिलाए इन्हें? अकल के अंधों को अकल कौन दिलाए? ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका इंडिया वेब न्यूज में। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत कंगाली की चरम सीमा पर पहुंच गई है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे बुरे दौर से गुजरते हुए $8 बिलियन से नीचे पहुंच गया है। 11 अक्टूबर 2019 से लेकर अब तक पाकिस्तानी विदेशी मुद्रा भंडार का ये सबसे निचला स्तर है। जाहिर है ये खबर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी राहत पहुंचाने वाली नहीं है, और अगर IMF से पाकिस्तान को मदद नहीं मिली तो देश की आर्थिक हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है। फिलहाल हो भी गई है। दिन प्रतिदिन पाकिस्तान के लिए नई से नई मुसीबत सामने आ रही है। आपने देखा होगा पाकिस्तान की हालत अब क्या हो चली है। अपने आप को बादशाह कहने वाला पाकिस्तान आज कर्जदारों का गुलाम हो चुका है। वैसे आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के अलावा कुछ नहीं करता। अब चारों ओर से फंसने के बाद पाकिस्तान भारत की ओर देख रहा है। कहा तो एक तरफ पाकिस्तान भारत के लिए ना जाने क्या क्या बोलता था, आज वही पाकिस्तान अपनी बुरी स्थिति में आने के बाद भारत की ओर मासूमियत को लेकर देख रहा है। अब इस बीच पाकिस्तान के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं।
बाढ़ से करीब 1400 लोग घायल तो करीब 1000 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद शहबाज शरीफ की सरकार को बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए पाक सेना को उतारना पड़ा। बाढ़ ने घरों और बुनियादी ढांचों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि 3000 किलोमीटर से अधिक सड़कें, लगभग 150 पुल और लगभग 7 लाख घर बह गए हैं या नष्ट हो गए हैं। तो पाकिस्तान फिलहाल पूरी तरह से परेशानी में घिरा है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, वैसे तो वो पॉजिटिव कहावत है, पर यहाँ मामला अलग है। वो कहावत ये है कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। ये कहावत पाकिस्तान पर फिट बैठ रही है। इस वक्त पाकिस्तान चारों ओर से घिर चुका है।